नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीपी राधाकृष्णन बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। शपथ के बाद राजघाट में महात्मा गांधी को दी पुष्पांजलि। प्रधानमंत्री आज अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि सम्मेलन में ज्ञान भारतम पोर्टल करेंगे लॉन्च। सम्मेलन का उद्देश्य भारत की अद्वितीय पांडुलिपि संपदा को पुनर्जीवित करना। बीजेपी का कांग्रेस पर कड़ा वार। कहा, कांग्रेस ने फिर पार की सारी हदें। एआई वीडियो के जरिए किया पीएम मोदी की मां का अपमान। नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन की कवायद तेज। देर रात राष्ट्रपति और स्पीकर के बीच मौजूदा हालात पर हुई चर्चा। संविधान के दायरे में ही हल निकालने पर दिया जोर। और भारत के लिए नियुक्त अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भारत अमेरिका को बताया रणनीतिक साझेदार। कहा, दोनों देशों के बीच जल्द होगी ट्रेड डील। मार्को रूबियो ने की सर्जियो के बयान की सराहना। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। सीपी राधाकृष्णन ने देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य जन मौजूद रहे। साथ ही शपथ ग्रहण समारोह में अलग अलग राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। गौरतलब है कि सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से मात दी थी। तो सीपी राधाकृष्णन के राजनीतिक सफर की अगर बात करें तो 1974 में भारतीय जनसंघ में शामिल हुए थे और 1996 में भाजपा तमिलनाडु के सचिव नियुक्त किए गए और 1998 की बात करें तो कोयम्बटूर से सांसद चुने गए। डीएमके के विरुद्ध 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। 1999 में कोयम्बटूर से दोबारा सांसद चुने गए। सीपीआई के विरुद्ध 55,000 वोटों से जीत दर्ज की और 2003 की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सभा में संबोधन था और 2004 में तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के तौर पर रथ यात्रा निकाली। 93 दिन में 19,000 किलोमीटर की रथ यात्रा की। 2023 में झारखंड के राज्यपाल नियुक्त हुए। पहले 4 महीने में झारखंड के सभी 24 जिलों की यात्रा की। फिर जुलाई 2024 तक तेलंगाना के राज्यपाल रहे। जुलाई 2024 पुडुचेरी के उपराज्यपाल का कार्यभार संभाला और 31 जुलाई 2024 से उपराष्ट्रपति बनने तक महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे और ताइवान के लिए पहले संसदीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य भी रहे। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शपथ ग्रहण के बाद राजघाट गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया। साथ ही नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने डीडीयू पार्क जाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पुष्पांजलि अर्पित की।
आइए अगली खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ज्ञान भारतम पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे। वे ज्ञान भारतम पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। ये पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक पहुंच में तेजी लाने के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस अवसर पर पीएम मोदी वहां मौजूद जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि गुरुवार को शुरू हुआ ज्ञान भारतम सम्मेलन 13 सितंबर तक चलेगा। इस सम्मेलन के जो विषय है वो है पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत के ज्ञान धरोहर की पुनः प्राप्ति। ज्ञान भारतम सम्मेलन पहला अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसने भारत की पांडुलिपि विरासत को संरक्षित और डिजिटाइज करने के लिए चर्चा, विचार विमर्श और आगे का रास्ता तैयार करने के लिए देश भर के हितधारकों को आमंत्रित किया है। इसमें दुर्लभ पांडुलिपियों की एक प्रदर्शनी और पांडुलिपि संरक्षण, डिजिटलीकरण, प्रौद्योगिकियों और मेटा डेटा मानक, कानूनी संरचनाओं, सांस्कृतिक कूटनीति और प्राचीन लिपियों के अर्थ निर्धारण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विद्वानों की प्रस्तुतियां भी शामिल हैं। ज्ञान भारतम मिशन को संरक्षण, डिजिटलीकरण, छात्रवृत्ति और वैश्विक पहुंच के संयोजन से भारत की पांडुलिपि विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए एक व्यापक ढांचे के रूप में डिजाइन किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 13 सितंबर को मिजोरम में एक महत्वाकांक्षी रेल परियोजना का शुभारंभ करेंगे। इस परियोजना से मिजोरम एक महत्वपूर्ण रेल कनेक्टिविटी से जुड़ने जा रहा है। मिजोरम के राज्यपाल जनरल डॉक्टर वीके सिंह ने कहा कि रेल कनेक्टिविटी से जुड़ने के बाद राज्य के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इसी मुद्दे पर मिजोरम के राज्यपाल जनरल डॉक्टर वीके सिंह से डीडी न्यूज के संवाददाता राजेश राज ने खास बातचीत की। अभी हम मौजूद हैं देश के एक ऐसे राज्य में जिसे पहली बार रेल कनेक्टिविटी का तोहफा मिलने जा रहा है। जनरल बीके सिंह जो राज्यपाल हैं मिजोरम के, आजादी के 75 साल के बाद भी रेल कनेक्टिविटी का तोहफा इस राज्य को नहीं था और अब मिलने जा रहा है। क्या प्रतिक्रिया है? मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। पूर्वोत्तर का विकास हमेशा जो भी सरकार आई उसके बारे में उन्होंने जरूर बोला। मनमोहन सिंह जी ने कहा कि हम लुक ईस्ट की पॉलिसी अपनाएंगे जी। लेकिन जो विकास होना चाहिए था वो हो नहीं पाया। 2014 में जब सरकार आई है तो मोदी जी ने उस लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट के नाम से बोला। एक्ट ईस्ट के नाम से। और एक्ट ईस्ट के नाम से उन्होंने कहा कि हम अष्टलक्ष्मी को, पूर्वोत्तर में जो 8 प्रदेश हैं इनको अष्टलक्ष्मी उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि इनको डेवलप करना बहुत जरूरी है, विकास करना जरूरी है। तो जो विकास 2014 से आज तक हुआ है वो इससे पहले नहीं हुआ। और बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं क्योंकि इन इलाकों के नौकरी किया है मैंने जी। तो मुझे इन इलाकों के बारे में पता है। रेल का काम जो पूरा होना है उसका सिर्फ प्रथम भाग है, 51 किलोमीटर के करीब का जो है बहराबी से सरांग, और अभी ये सरांग से जोरनपुई तक जाएगा, बॉर्डर तक, ताकि जो कलादान प्रोजेक्ट हमारा बन रहा है जिसमें सितवे को हम कनेक्ट कर रहे हैं पोर्ट को म्यांमार के अंदर, वहां से जो सामान आए वो रेल के द्वारा और देश के दूसरे हिस्सों में जा सके। तो बड़ी योजना है, 223 किलोमीटर का और अभी बनना है। 87 के करीब ब्रिज बने हैं बड़े अलग अलग। 10-11 वर्षों के अंदर जो प्रतिभा, जो विकास, जो अलग अलग लक्ष्य जो रेलवे ने रखे थे उनको उन्होंने पूरा किया। जो आपको 8-10 घंटे लगते थे सिलचर जाने में, अब वो आप 3-4 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। 3 ट्रेन चल रही हैं, एक दिल्ली तक जाएगी, एक कलकत्ता के लिए, एक गुवाहाटी के लिए। तो अच्छा वो है और आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। ये जो यहाँ के लोगों की का जो कटाव था एक। और आइए आपको इस वक्त सीधे लिए चलते हैं संसद भवन।
तो इस वक्त आप देख रहे हैं संसद परिसर से ये सीधी तस्वीरें और आपको बता दें कि इस वक्त सीपी राधाकृष्णन अपना चार्ज ले रहे हैं। कई गणमान्य व्यक्ति उनके साथ हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको संसद भवन से दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि अब जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अब वो कार्यभार भी संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और उन्होंने आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ भी ले ली है। सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली और इसके बाद अब वो संसद भवन पहुंच चुके हैं और परिसर में गणमान्य व्यक्तियों के साथ बातचीत हो रही है और अब उन्होंने जो जिम्मेदारी है, जो भार है, उसे संभाल लिया है, कार्यभार संभाला है। तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कार्यभार संभालने के लिए पूरी तरह से वो तैयार हैं। आपको एक बार फिर बता दें कि सीपी राधाकृष्णन ने देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई थी। और इस मौके पर आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे और शपथ ग्रहण समारोह में अलग अलग राज्यों के जो राज्यपाल थे, जो मुख्यमंत्री थे, वो भी मौजूद थे। और अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भारत दौरे पर आए मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम आज अयोध्या की यात्रा करेंगे। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। इसके बाद दोनों श्री राम जन्मभूमि परिसर के लिए रवाना होंगे और प्रभु श्री राम लला के दर्शन एवं पूजन में भाग लेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री की ये यात्रा भारत और मॉरिशस के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रिश्तों को और मजबूत करने का काम करेगी। इसी क्रम में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के लिए राम जन्मभूमि परिसर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें प्रतिभागी कुछ प्रस्तुतियां भी देंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए प्रतिभागी बेहद उत्साहित हैं। लग रहा है और हम लोगों को मतलब बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि अयोध्या की पावन नगरी में मतलब हम लोगों को डांस प्रस्तुति करने का मौका मिला और हम लोग यही चाहेंगे कि हम लोगों की प्रस्तुति सबसे बेस्ट हो। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है और खुद में भी बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमें इतने अच्छे ओकेजन के लिए हमें बुलाया गया है। हम अपने आप को बहुत सौभाग्य मानते हैं कि हमें यहाँ बुलाया गया और हम इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो और ज्यादा खुशी की बात है कि हमारे भी देश के प्रधानमंत्री हमें देखेंगे, हम अपने कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे ज्यादा गर्व की बात क्या ही हो सकती है हमारे लिए। तो हमारा कल्चर जो यूपी का है, लखनऊ घराना है या जो भी घराना है, सारा उनके सामने प्रेजेंट करेंगे, जिससे उन्हें भी पता चले हमारा कल्चर क्या है, वो भी हमसे हमारे चीजें एक्सप्लोर कर। इससे पहले आज सुबह मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। उनका स्वागत करने के लिए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वहां पहुंची थीं।
और यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DT न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। और उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माय क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। और आइए आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं ब्रेक के बाद राष्ट्रपति भवन। तो राज्यसभा के सभापति का पदभार इस वक्त ग्रहण कर रहे हैं उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप संसद परिसर से देख रहे हैं। आपको एक बार फिर से हम बता देते हैं कि आज ही CP राधाकृष्णन ने शपथ ली है और इस वक्त संसद परिसर में वो मौजूद हैं। राज्यसभा के सभापति का पदभार उन्होंने ग्रहण किया। आइए बुलेटिन की ओर लौटते हैं, कुछ और खबरें देख लेते हैं। बिहार में कांग्रेस की ओर से PM नरेंद्र मोदी की मां से जुड़े AI वीडियो के जारी होने के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस के इस वीडियो को लेकर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने इस वीडियो को PM की मां, महिलाओं और गरीबों का अपमान बताया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी खुद की मां सम्मान नहीं करते हैं तो दूसरों की मां का कैसे सम्मान करेंगे। ऐसे लोगों को सामाजिक ही नहीं कानूनी रूप से सजा मिलनी चाहिए। राहुल गांधी अब इतना नीचे गिर गए हैं जैसे उनकी नकली मां है। उनको न मां का इज्जत का, अपने मां का इज्जत का ख्याल नहीं है, तो दूसरे की मां को कहां से वो सम्मान करेंगे। ये AI पर मोदी जी के मां को इस ढंग से, इन पर तो फ्रॉडिज्म का केस होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों को सामाजिक रूप से नहीं कानूनी रूप से ऐसा सजा मिलनी चाहिए। ये कोई मतलब है? छी छी डूब करके मर जाओ। और भाजपा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि पार्टी डीप फेक तकनीक का इस्तेमाल कर फर्जी वीडियो बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये पूरे देश को गुमराह करने और देश की माताओं का अपमान करने की कोशिश है। बिहार की राजनीति में एक और तो कांग्रेस माननीय प्रधानमंत्री को मां की गालियां दिलवाती है और जब उतने से भी उनका पेट नहीं भरा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक का प्रयोग करके इस प्रकार के नकली फर्जी वीडियोस बना करके पूरे देश को भ्रमित करने का और देश की माताओं को अपमानित करने का काम कर रही है। वहीं राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस अपना वर्चस्व खो चुकी है और अब वो घटिया हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस ने अपने स्टेट हैंडल पर जो वीडियो अपलोड किया है वो बेहद निंदनीय है। कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पे आ गई है और अपना वर्चस्व खो चुकी है। कांग्रेस समाप्त प्राय हो गई है। अब वो ओछे हथकंडे अपना रही है। कभी मोदी सरनेम को लेकर के और गालियां बोलना, अभी अभी कांग्रेस के खुद के स्टेट हैंडल पर और उन्होंने और माँ को लेकर के और सपना दिखा करके और मिमिक्री की है। ये भी अत्यंत निंदाजनक है। कांग्रेस ने जो कुछ भी इस प्रकार का निंदनीय कृत्य किया है उसकी तो निश्चित रूप से समाज भी निंदा करेगा और कांग्रेस को इसका सबक भी सिखाएगी जनता।
और चुनाव आयोग देश भर में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के लिए पूरी तरह तैयार है। ECI ने भ्रामक खबरों पर लगाम कसने की कवायद भी तेज कर दी है। इसी कड़ी में ECI ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ काम करने वाले अपने मीडिया अधिकारियों के लिए आज कार्यशाला का आयोजन करेगा। इस एक दिवसीय कार्यशाला का उद्देश्य इस बात पर जोर देना है कि भारत में चुनाव संविधान के अनुसार होते हैं। मीडिया अधिकारियों के लिए कानूनी, तथ्यात्मक और नियम आधारित सूचनाओं को समय पर और समन्वित तरीके से संप्रेषित करना आवश्यक है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना भी है कि मतदाताओं और अन्य हितधारकों को समय पर सत्यापित और प्रमाणित जानकारी मिले और वे गलत जानकारी से गुमराह न हों। इसमें उन्हें SIR की संवेदनशीलता के साथ इसकी पूरी प्रक्रिया, इसमें आने वाली चुनौतियों और उठने वाले सवालों से रूबरू कराया जाएगा। आयोग देश भर में SIR की प्रक्रिया अगले माह शुरू कर सकता है। और दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों से संबंधित कथित साजिश से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट उमर खालिद, शर्जील इमाम और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इन जमानत याचिकाओं की सुनवाई न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति NV अंजारिया की पीठ कर सकती है, जबकि मीरान हैदर की जमानत याचिका पर CJI और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच सुनवाई करेगी। इन सभी ने दिल्ली हाई कोर्ट के 2 सितंबर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पंजाब के खडूर साहिब से आम आदमी पार्टी विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को अदालत आज सजा सुना सकती है। आपको बता दें कि मनजिंदर सिंह को 10 सितंबर को अदालत ने साल 2013 में एक महिला से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में दोषी ठहराया था। और अब बात पंजाब की। पंजाब में आई भीषण बाढ़ से हुई तबाही में अब तक 2214 गांव प्रभावित हुए हैं। वहीं 55 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग लापता हैं। इसके अलावा 23,337 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और 3,88,508 लोग बेघर हो गए हैं। राज्य में अब तक लगभग 2 लाख हेक्टेयर में लगी फसल को नुकसान पहुंच चुका है। पंजाब में बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हुआ है। केंद्र की PM फसल बीमा योजना राज्य में लागू नहीं होने के कारण किसानों को मुआवजे की चिंता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अप्रैल 2016 से पूरे देश में किसानों को फसल नुकसान से सुरक्षा देने के लिए चलाई जा रही है। कृषि प्रधान राज्य होने के बाद पंजाब में ये योजना अब तक लागू नहीं हो पाई थी। वर्तमान में पंजाब में बाढ़ के जोखिम वाली प्रमुख फसल थान हैं, जो कि जलभराव के कारण भारी रूप से प्रभावित है। वहीं दक्षिणी मालवा बेल्ट में कपास है, जो अतिरिक्त नमी के प्रति संवेदनशील श्रेणी में है। निचले और वर्षा प्रभावित इलाके में गन्ना, सब्जियां, दालें, मक्का और बाजरा भी जोखिम में है। पंजाब सरकार ने 2022 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू करने का ऐलान किया था। राज्य की भगवंत मान सरकार ने 2023 में ये फैसला वापस ले लिया। योजना लागू न होने से पंजाब के किसान फसल बीमा कवरेज से बाहर हैं। इससे छोटे और सीमांत किसान सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। केंद्र सरकार लगातार पंजाब सरकार से इस योजना को अपनाने की अपील कर रही है और 2026 और 29 टेंडर साइकिल से इसे लागू करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहयोग देने का आश्वासन दिया है। यदि पंजाब 2026 से लेकर 29 के निविदा चक्र से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल होने का निर्णय लेता है, तो भारत सरकार उसे पूर्ण वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर और प्रतिबद्ध है। पंजाब सरकार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए पहले से ही एक नीतिगत निर्णय लेना होगा और इसके लिए बजटीय आवंटन करना होगा। पश्चिमी सिक्किम के यांगथांग क्षेत्र के अपर रिम्बी में आधी रात को हुए भूस्खलन में 4 लोगों की मौत हो गई है और 3 लापता हैं। ये भूस्खलन इतना भयावह था कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस टीम ने स्थानीय ग्रामीण और SSB जवानों के साथ मिलकर बाढ़ग्रस्त ह्यूम नदी पर पेड़ों की लकड़ियों से एक अस्थायी पुल बनाकर प्रभावित क्षेत्र से 2 घायल महिलाओं को निकालने में कामयाबी हासिल की। SP गेजिंग शेरिंग शेरपा के अनुसार सफल निकासी और उन्हें तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाने के बावजूद इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। दूसरी महिला की हालत गंभीर बनी हुई है और 3 अभी भी लापता हैं।
और दक्षिण पश्चिम जिले की ऑपरेशन सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली से 4 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। इनके पास से बांग्लादेशी पहचान पत्र भी बरामद किए गए हैं। आवश्यक कानूनी कार्यवाही के बाद दिल्ली FRRO की मदद से इनके निर्वासन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें 1 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं, जो कि साल 2017 से भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान ढाका में साउथ पारा के निवासी फरजाना अख्तर के रूप में हुई है। वहीं आरको खान और नजमा बेगम बांग्लादेश में जैसोर जिले की रहने वाली हैं। इसके अलावा रेशमा अख्तर बांग्लादेश के पलपारा की रहने वाली हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल मुझे अनुमति दें। नमस्कार। वर्तमान प्रधानमंत्री का आधारिक विश्वास, हमें सिस्टम में सुधार करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई पाइप है और वो लीक करती है, तो आप एक तरह से कितना मर्जी पानी डालिए, वो तो लीक कर जाएगा, पानी पहुंचेगा नहीं डेस्टिनेशन पे। टेक्नोलॉजी का सवाल है, उसका उपयोग प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सफलतापूर्वक गवर्नेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए किया है। और सैचुरेशन की वजह से ये बदलाव आया। सबको घर मिला, सबको पानी मिला, सबको बिजली मिली। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट। मेरी जो ताकत है